ऐसे समाज में जहां अक्सर चुप्पी सच्चाई पर हावी हो जाती है, यह अभूतपूर्व पॉडकास्ट उन भारतीय पुरुषों की अनकही कहानियों को उजागर करने का साहस करता है जिन्होंने झूठे आरोपों का सामना किया है। न्याय के लिए एक अथक आवाज विनोद तिवारी द्वारा होस्ट किया गया पॉडकास्ट सामाजिक और कानूनी पूर्वाग्रहों से जूझ रहे लोगों के कच्चे और वास्तविक अनुभवों पर प्रकाश डालता है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक नए एपिसोड में अनवीलिंग फॉल्स एलिगेशंस। एक वो एपिसोड, एक वो धारावाहिक, एक ऐसा धारावाहिक जो कि मनुष्यों की प्रताड़नाओं की समस्याओं को लेकर के आपके सामने उजागर करता है, झूठे आरोपों का सच। दोस्तों हमारी ये जो श्रृंखला है पिछले 6 महीने से चल रही है और कई लोगों ने बड़े सारे आरोप लगाने की कोशिश करी कि आप ये क्यों करते हैं, आपका रीजन क्या है, क्या आप इसके पीछे कुछ मनी अर्न करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके पीछे कहीं से भी, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी संस्था से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी प्रकार की कोई चैरिटी, कोई पैसा और इवन जो पॉडकास्ट करता है उसके लिए भी किसी से कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होता है। सो दिस इज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। ये एक मुहिम है जो कि मेरे द्वारा चलाई गई है सिर्फ इसलिए कि अतुल सुभाष जैसे केसेस रिपीट ना हो। अतुल सुभाष की डेथ के बाद में उसी दिन मैंने निर्णय लिया था कि मैं समाज में क्या ऐसा कर सकता हूं, मैं क्या ऐसा कर सकता हूं लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए, लोगों की आवाज को बाहर निकालने के लिए कि कम से कम एक अतुल सुभाष बच सके। और इसीलिए ये सब हमने शुरू किया था। यदि वाइफ चीट करती है तो आप पे करते हो और आप चीट करते हो तो आपको पे करना ही है। यदि वो छोड़ जाती है आपको तो आप पे करते हैं, लेकिन आप भी छोड़ देते हैं उसे तो भी आपको ही पे करना है। यदि वाइफ आपकी डाइवोर्स चाहती है तो आप पे करते हैं, लेकिन आप यदि डाइवोर्स चाहते हैं तो भी आप पे करते हैं। यदि आपकी वाइफ मर जाती है तो आप पे करते हैं और आप जेल भी जाते हैं, लेकिन यदि आप मर जाते हैं तो आपकी फैमिली सफर करती है और आप पे करते हैं। यदि आपकी वाइफ आपको प्रताड़ित करती है, डेली मारती है तो आप पे करते हैं, लेकिन यदि आप उस पर हाथ उठा देते हैं तो आप पे भी करते हैं और जेल भी जाते हैं। यदि उसका चरित्र ठीक नहीं और वो कई आदमियों के साथ संबंध बनाती है और यदि आप उसे रखते हैं आराम से, चुपचाप रह करके, नजरअंदाज करके, तो ठीक है, और यदि नहीं तो आप पे करते हैं जब तक कि डाइवोर्स नहीं हो जाता और वो अगली शादी नहीं कर लेती। यदि आप देश के लिए काम करते हैं और आपकी जान चली जाती है तो सारा का सारा पैसा उसको मिलता है और आपकी फैमिली सफर करती है। यदि आप पुलिस के पास में जाते हैं और कंप्लेंट करते हैं उसके खिलाफ में तो आप पे करते हैं, और यदि वो पुलिस के पास जाती है और कंप्लेंट करती है तो आप जेल भी जाते हैं और पे भी करते हैं। और यदि आप उससे बहस करते हैं, एग्री नहीं करते हैं, तो आप पर झूठे आरोपों का पुलंदा पैकेज केस भी लग सकता है। तो यह है हमारी न्याय प्रणाली। दोस्तों अब तो इतना बुरा हाल हो गया है कि एक के बाद एक किस्से इतनी तेजी से और इतने बड़े लेवल पर उजागर होने लगे हैं कि अब न केवल न्याय व्यवस्था, न केवल शासन प्रणाली, न केवल पुलिस प्रणाली, बल्कि अब जो हमारा सोशल मीडिया से उठ करके नेशनल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, टीवी मीडिया है, वो भी इसे प्रकाशित करने लगा है। और तो और अब महाराज और आचार्य भी नहीं बचे, अब वो लोग भी बोलने लगे हैं जो सच्चाई है। और ये सच्चाई कई सारी जो सीरियो फेमिनिज्म है और इस तरीके की वेस्टर्नलाइज कल्चर से जो पीड़ित हैं उन महिलाओं को ये सच्चाई बहुत बेकार लग रही है, क्योंकि सच तो सारी दुनिया जानती है कि औरतें किस तरीके से आज की डेट के अंदर में जगह जगह मुंह मारती हैं, और फिर जब उनकी पर्दाफाश होता है सच्चाई का तो वो उस सबूत को हटाने के चक्कर में फिर वो उस बेचारे पुरुष को ही खत्म कर देती है। दोस्तों सच्चाई किसी से भी नहीं छुपी कि आज की नारी जो है अपने आप को बहुत मॉडर्न समझती है और इस चक्कर में वो एक के बाद एक गलत काम करती है, और फिर उस गलत कामों को छिपाने के लिए, बचाने के लिए उल्टा आरोप लगाती है आदमी पे, और फिर यदि आदमी नहीं मानता तो उसे रास्ते से साफ कर देती है, यानी मरवा ही देती है। कितने सारे केस आपने सुने होंगे पिछले 6 महीने के अंदर में, 3 महीने के अंदर में, 1 साल में, एक के बाद एक केस आप सुनते जा रहे हैं। और दोस्तों ये तो वह केसेस हैं जो कि उजागर हो रहे हैं, जो लाइमलाइट हो रहे हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे केसेस हैं जो हमें पता ही नहीं लगते, वह मीडिया तक भी नहीं आ पाते, वो घर के बाहर भी नहीं आ पाते, समाज के बाहर नहीं आ पाते, और वो अंदर ही दब जाते हैं। तो इस वक्त के अंदर में
बहुत बुरा हाल है भारत देश का, यहाँ का समाज का और परिवारों के बीच की जो अंदर की जो इस तरीके का जो गलत तरीके से कानून का दुरुपयोग करने का जो एक फैशन चल रहा है, ये सबको रोकना बहुत बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, हम चलते हैं हमारे अपने आज के नए गेस्ट के पास में और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने इन झूठे आरोपों की लड़ाई को कैसे लड़ा और अपने आप को बचा करके इस दलदल से अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखते हुए इस नेगेटिव माहौल के अंदर में कैसे जीत हासिल करी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड अनवीलिंग फॉल्स एलिगेशंस। ये है एक ऐसा एपिसोड जिसके अंदर में हम झूठे आरोपों का सच बाहर निकालते हैं। हम ऐसे व्यक्ति विशेष से बात करते हैं जिन्होंने इन दुखों को झेला है, इन झूठे आरोपों को झेला है, सहा है और उसमें से बाहर निकले हैं और एक आशा की किरण लेकर के आपके लिए आए हैं और वो आपको बताने वाले हैं कि कैसे उन्होंने ये सब संघर्ष किया। और आज हम भारत के एक दूसरे कोने से एक व्यक्ति विशेष से मिलने जा रहे हैं, यानी ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से एक हमारे साथ में पर्सनैलिटी जुड़े हुए हैं जो बेसिकली ही इज अ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एंड ही इज इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशन। और इस प्रोफेशन में वे काफी टाइम से हैं प्राइवेट जॉब में, और ये सब कुछ स्ट्रगल करते करते इन्होंने प्राइवेट जॉब को भी संभाला और अपनी लाइफ को भी संभाला। और उनकी एज तकरीबन 40 इयर्स के आसपास में है और ज्यादा कुछ फिर हम उन्हीं से ही जानते हैं। तो मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर जीत शाह को। जीत शाह जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि आप इतना अच्छा इनिशिएटिव लिए हैं। ये मैसेज हम लोगों को हर घर तक पहुंचना चाहिए। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर योर इनिशिएटिव। वेरी गुड, थैंक यू। सो जीत जी, हम सबसे पहले तो दर्शकों के लिए ये जानना चाहेंगे कि आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए। आप किस फैमिली से आते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी शादी के पहले की जिंदगी कैसे चलती थी? देखिए, मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता था जहाँ पर हम लोगों का हथियार एक ही रहता है, एजुकेशन, और हम लोगों के ऊपर एक ही हम लोगों का एसेट रहता है, वो है हम लोगों का इज्जत, हम लोगों का प्रेस्टीज टू द सोसाइटी, और हम लोगों को जो समाज में हम लोगों का जो इज्जत है वो हम लोगों का एसेट रहता है। और हम लोगों का हथियार रहता है एजुकेशन, जहाँ से हम एक अपना जो जिंदगी को हम ऊपर उठाते हैं। तो यही मेरा था, मैं इसी फैमिली बैकग्राउंड से ही था। और शादी से पहले मैं अपना, जैसे आपने बताया, मैं फुल टाइम मार्केटिंग में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने बहुत भारत से अच्छे जो कंपनी है मैं उसके काम किया। अच्छा। और तकरीबन मेरा बहुत 20 साल मैं इस प्रोफेशन में हूँ। और मैं जो कंपनी में काम किया हूँ बहुत सुनाम के साथ काम किया मैंने। लेकिन अगर जो ये हम लोगों का जो इंसिडेंट हुआ, मेरे लाइफ में जो इंसिडेंट हुआ, वो मेरा जो सोसाइटी में मेरा जो सम्मान है, वहाँ पर कहीं ना कहीं पर वो थोड़ा बहुत किसी ने कोशिश किया इसमें कलंक पोत देता, वो सक्सेस नहीं। जी जी जी। तो हमें ये बताएं कि आपकी शादी किस उम्र में हुई, किस ईयर में हुई और कहाँ से आपकी शादी में फिर दिक्कतें आना शुरू हुई? इन 2014 मेरा लेयर ऑफ कंप्लीट मैं 2014 के में 30 के आसपास से था। तो मैंने अपना शादी किया फरवरी 2014 से। ओके। और अगर प्रॉब्लम बोलिएगा तो इट्स स्टार्टेड आफ्टर नियर अबाउट आफ्टर 7 days ऑफ माय मैरिज। ओह माय गॉड। वो 7 दिन के बाद ही थोड़ा बहुत
मनमुटाव, तनाव, वो सब चालू हो गया था। हम्म। लेकिन जो होता है एक एजुकेटेड लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जो होता है कि हम लोग को जो होता है कि सोसाइटी में हम लोगों का जो इज्जत हुआ है वो बना रहे कि वो हम लोगों का एसेट होता है। हम लोग देखते हैं कि ना हम लोगों का इज्जत थोड़ा कम ना हो, तो इसलिए वो वाला चीज क्या था कि हम लोग अंदर ही अंदर वो चीज आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता गया। अच्छा। तो अगर आप टाइमिंग की देखेंगे तो 7 दिन के बाद ही वो रेड फ्लैग जो होता है वो मेरे को दिखना चालू हो गया था आफ्टर 7 डेज। मतलब कोई ऐसा इंसिडेंस बताना चाहेंगे कि 7 दिन के बाद, क्योंकि एक हफ्ते तो बहुत कम समय होता है, ऐसे क्या इंसिडेंस हुए जो आपको लगने लगे कि देखिए मेरा फैमिली बहुत छोटा है, बस अगर बेसिकली मेरा फैमिली देखिएगा तो मैं और मेरे मम्मी पापा थे। लेकिन मेरा जो अपोनेंट पार्टी, मैं तो अपोनेंट पार्टी बोलूंगा क्योंकि वही मेरा दिमाग में बैठा हुआ है कि कोई अगर वाइट वोट में चला जाए तो वाइट नहीं रहता है, वो अपोनेंट पार्टी रहता है। बिल्कुल सही। तो अगर इन द मेन टाइम अगर आपको कहीं पर भी ये ओपोनेंट पार्टी मैं बार बार बोलूंगा तो आप समझ लीजिएगा आई एम टॉकिंग अबाउट माय एक्स। Yes. So it's, I think it's bitter. मैं अगर उसको डायन बोलूँ, चुड़ैल बोलूँ, I think it's not parliamentary. It's a good word, but it's better to say it's the opponent party. Okay. So मेरा जो opponent party था तो उनका जो कुछ साइकोलॉजिकली उनका दिमाग में था कि चलो अब तो शादी हो गया, अभी लड़के को अपना परिवार से थोड़ा अलग करना है। तो अलग करने का प्रोसेस एक एक जगह एक एक मेरा जो लास्ट 7 साल का मेरा जो जर्नी है, मैंने जो देखा है तो डिफरेंट रहता है ना, बट द मोटो इज द सेम। उसका जो मोटो रहता है उसका प्रोसेस चाहे डिफरेंट हो, मोटो इज द सेम कि इसको थोड़ा अपना फैमिली से अलग करो। करेक्ट। तो आफ्टर द 7 डेज मेरा ओपोनेंट पार्टी ने बोला नहीं, मेरा जो वहां जहाँ पर मेरा सामान रहता है या ऐसा कुछ रहता है तो वहां पर वो उसको यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो चाबी है तो वो मेरे मम्मी के पास था। अच्छा। तो अब शी विल नॉट यूज दैट बिकॉज अभी तो वो हैंडओवर होना है या घर में कभी भी बहुत सारे रिलेटिव है, क्योंकि आप जानते हैं शादी के माहौल के बाद भी 6-7 दिन वो चलता रहता है। मतलब मैं बोल रहा हूँ शादी हुआ मान लीजिए 4 फरवरी को और उसके बाद आपका रिसेप्शन हुआ, रिसेप्शन के बाद 1-2 दिन तो रहता ही है। तो शी विल नॉट यूज दैट वार्डरोब ड्यू टू उसका चाबी उसका हाथ में अभी नहीं आया, और उसका यूज ना करने का मतलब यही था कि नहीं आई शुड नॉट टच दैट वन। ओके। तो ये मेरे को थोड़ा धक्का लग रहा। नॉर्मल बात है, आप जैसे मान लो क्या प्रॉब्लम है, तो ये तुम्हारा तो मेरे वो थोड़ा ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चलता गया और मैं एक ही लड़का हूँ। अच्छा। तो उनको प्रॉब्लम था कि मैं उनको अलग से टाइम नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरा पोजीशन वेरी टफ। मेरे को जब टाइम देना है तो मैं उनको तो इतना क्वांटिटी टाइम अलग से नहीं दे पाऊंगा। आई कैन गिव हर द क्वालिटी टाइम। तो ये एक प्रॉब्लम था। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बहुत छोटा मोटा चीज में विदिन ए मंथ जब ये सब प्रॉब्लम थोड़ा फेस हुआ तो मैं उनके घर वाले जो थे थोड़ा बहुत बात किया, थोड़ा देखिए तो आई थिंक ये सब होना नहीं चाहिए। लेकिन वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया एंड देन वो बढ़ता गया और मेरे में एक प्रॉब्लम था तो मैं ये चीज चाहता था कि ये मेरे बेडरूम के अंदर रहे, मेरा बेडरूम से बाहर न। ये जो जितना भी मनमुटाव हो रहा है बराबर, तो मम्मी पापा जब होता है कि वो अपना बेटे को खुश देखना चाहते, ठीक है, और
वो उनका स्माइलिंग, बेटे का स्माइलिंग फेस उन लोगों के लिए एक बहुत मोटिवेशन का काम करता है कि बेटा यस खुश है। यस तो मेरा बहुत सारा टेंडेंसी था कि मैं वो वाला मैं बेडरूम से बाहर चले, कोई भी आवाज ना जाए, बगल वाला रूम में मम्मी पापा है उनको ये पता ना चले। तो मेरे को बहुत कुछ झूठ मेरे को सुना पड़ा, ठीक है, बहुत सारा जगह पे मेरे को साइलेंट रहना पड़ा, ठीक है, मगर मैं बात के ऊपर बात बोलूंगा तो बात का बतंगर बनता है। तो ऐसे चलता गया, एक साल 1.5 साल तक मेरे को चीज करता रहा। बहुत सारा इंसिडेंट है, बहुत सारा छोटा मोटा इंसिडेंट है, बड़ा इंसिडेंट है, इसके स्मॉल इंसिडेंट के कहीं पर मतलब मेरा तो मम्मी पापा का उम्र हुआ है, अगर उनको भगवान दर्शन करवाना है तो कौन लेके जाएगा, लेकिन लेके जाना पड़ेगा। सही बात है। तो आई रिक्वेस्ट करते हैं चलो इस छुट्टी में मम्मी पापा को हरिद्वार घूम के लाते हैं। तो एक रात के 12-1 बजे होंगे हमने स्टे किया। तो एंड शी मैं तो कभी नहीं बोला, मैं मम्मी पापा मैं तुम जाने मैं तो आना नहीं चाहता हूँ, मैं तो आना नहीं चाहता था उनके साथ। तो मेरे को बहुत दुख लगा। तो अगर मैं तो अलग से मैं कैसे लिखा कि मेरे अर्धांगिनी हो तो मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे साथ आने के लिए। और नॉट ओनली दैट, मेरा कैलकाटा से हरिद्वार तक इट टेक नियर अबाउट ट्रेन लेट था, इट्स नियर अबाउट 26 आवर्स। यस, 2 वीक्स देयर। तो 26 आवर्स में उन्होंने एक बात भी अपना मेरे मम्मी को से नहीं, मेरा जो ऑपोनेंट पार्टी है, 26 घंटा दूसरों को खाना वाना खाई, ऊपर चली गई, फिर आई। मतलब किसी को अगर समझाना है कि मैं खुश नहीं हूँ आप लोगों के साथ आने में, तो इसको ऐसा नहीं कि इसको नजर के बताना। वो जो साइलेंट वाला होता है ना, वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि उस टाइम तक मेरे पापा को भी समझ में आ गया कि मेरा ओपोनेंट पार्टी खुश नहीं है कि हम मेरा बेटा इधर लेके आया। तो हर चीज नहीं बोलना पड़ता, और वो वाला ना बहुत ज्यादा मन में कठोरता है। और जब मैं अपना पर्सनल चीज बता रहा हूँ, मेरे को जब वो वाला बोला गया तो आई वॉज इन शॉक कि तुमको कौन बोला है कि मैं आना चाहता था, तुम्हें बोला नहीं दिया। तो ये तो हम लोगों का ही है कि हम कौन लेके जाएंगे, ये इतना जो आदमी जो लोग हैं तो उनको कौन लेके जाएगा। तो हम लोग भी लेके आए हैं। नहीं, आई एम नॉट रेडी ये सब करने के लिए, मैं हाजिर नहीं हूँ। तो मेरे को मैं वो बात का बतंगर ना बने इसलिए आई लेट दैट होटल रात के 1 बजे, और मैं जाके गंगा किनारे बैठा रहा 3-4 घंटा तक। मैं उधर बैठा रहा, सुबह निकलने लगा तब मैं वापस आया। क्योंकि अगर मैं वहां पर कुछ रिएक्शन देता, कुछ बोलता, कुछ मेरा आवाज होता तो बगल वाले मम्मी पापा थे तो और भी उन लोगों के लिए बहुत परेशानी होती। तो आई जस्ट अवॉइड दैट थिंग। मैं कोशिश करता रहा कि, और शायद वो कोशिश करना नहीं चाहिए। देखिए दर्शकों, हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा कि एक जो आदमी होता है वो किस तरीके से अपनी जो घर की इज्जत है उसको ढकने के लिए कितना प्रयास करता है। अब इनके केस में बताऊं तो शाह जी ने ये कोशिश करी कि वो मेरी बात बेडरूम से भी बाहर ना जाए, और जबकि एक लेडी जो होती है वो बिल्कुल शर्म नहीं करती है, वो बेडरूम क्या, घर क्या, मोहल्ला क्या, शहर को भी वो बात कहने में डर नहीं लगता उसे, वो अपनी घर की इज्जत को उछालती है। तो इन्होंने किस तरीके से उनको हरिद्वार लेकर के गए, ये लेके गए, और कोशिश किया कि उसको वो बंधन बना रहे, चीजें चल जाए, शायद ठीक हो जाए, और मम्मी पापा को किसी तरीके का गलत सिग्नल न जाए, क्योंकि मम्मी पापा तो हमेशा आंखों में देखते रहते हैं कि वो बेटा खुश है या नहीं है, और उनके लिए सिर्फ मतलब बेटे की खुशी ही सब कुछ होते हैं, बेटे बहू की खुशी। तो शाह जी, आप ये बताएं कि इसके बाद में कहां से आपकी जिंदगी में परिवर्तन आया, और किस तरीके के केस आपके ऊपर में झूठे आरोप लगे, किस ईयर में, कौन से सन में? देखिए, इसमें तो मैं एक चीज
बोलूंगा इसमें मैं आज भी मैं मानता हूँ हम्म, कि इसमें कुछ गलती और स्टेप मैं अगर उसी हिसाब से देखूंगा तो मेरा है। क्यों? हम्म, क्योंकि मेरा पुश्तैनी मकान था, हम्म, ठीक है, लेकिन वो पुश्तैनी मकान था जहाँ पर मेरा शादी हुआ, ठीक है। अच्छा, हम्म, तो मेरे को दिमाग में आएगा चलो ये पुश्तैनी मकान है, पापा ने एक्चुअली दादाजी ने बनाया था वो। बराबर, तो लिस्ट परचेज फ्लैट, मैं अपने लिए एक फ्लैट खरीद सकता हूँ, इससे इन फ्यूचर वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट रहेगा। हम्म, और आगे जाके अभी थोड़ा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, या आप बोल सकते हैं क्या कोई रेंटेड वेटमेंट वगैरह मेरे को रेंट वगैरह मिल जाए, तो उस हिसाब से मैं एक फ्लैट लिया। बराबर, प्रॉब्लम चालू हुआ जब मैंने फ्लैट का बुकिंग किया तब, अच्छा, अच्छा, एंड it was a tremendous pressure, and it was a pre-planned pressure कि भाई फ्लैट में हम दोनों जाएंगे, हम्म, मम्मी पापा इधर रहेंगे, हम लोग दोनों फ्लैट में जाएंगे। बोला अच्छा, भाई मेरा पिताजी दैट टाइम माय फादर वाज रिटायर्ड, बिल्ड अप कर चुके थे, हाँ, मैं एक कमाने वाला था। मैं बराबर, उनको बोला देखो मैं फैमिली अलग तरफ में मेंटेन नहीं कर सकता, ये मेरे लिए नहीं है, मेरा वो एक नंबर वन था। उससे भी बड़ा था कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, इन सर्कमस्टेंसेस आई कैन लीव माय पेरेंट्स। मैं किसी तरह से मैं अपना दिलो दिमाग में मैं सोच नहीं सकता था कि मैं उसको सोचा। अच्छा, तो ये था सबसे बड़ा ट्रिगर था, ठीक है। अगर मैं इसलिए मानता हूँ, अगर मैं वो फ्लैट ना खरीदने का प्लानिंग करता, ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ा भूल था ये, कि मैंने अपने लिए एक एसेट बनाने का कोशिश किया। और मैं हर एक विक्टिम को बोलूंगा, डोंट बाय एनी काइंड ऑफ एसेट, दिस काइंड ऑफ एसेट, फ्लैट, जमीन मत खरीदो भाई, मत खरीदो। अब तुम्हारा जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो लिक्विड मनी में रखो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे एफडी हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, चाहे शेयर में इन्वेस्ट करो, कुछ भी करो, बट डोंट परचेज एनी काइंड ऑफ लैंड, डोंट परचेज एनी काइंड ऑफ फ्लैट जो लिक्विडेशन में प्रॉब्लम होती। ये मत खरीदो। एडवाइस, बहुत बड़ी एडवाइस दी है। और कभी भी कई लोग ये भी करते हैं कि वो जो फ्लैट लेते हैं या प्रॉपर्टी लेते हैं या लैंड लेते हैं, वो पैसे बचाने के चक्कर में, कुछ थोड़ा सा टैक्स बचाने के लिए वो वाइफ के नाम से लेते हैं या उनको पार्टनर बना देते हैं। तो वो गलती भी नहीं करना चाहिए। यदि आप वो ये तो जिंदगी का सबसे बड़ा गलती। और ये सेम थिंग ये मेरे ऊपर भी सेम प्रेशर था, ये सेम प्रेशर था मेरे ऊपर। जब उसको मेरा ओपोनेंट पार्टी को मैंने जब नॉमिनी बनाया मेरा फ्लैट का, बिकॉज मैंने होम लोन भी दिया था, तो होम लोन में मैंने उनको नॉमिनी बनाया कि ये, तो मेरा ओपोनेंट पार्टी का जो मदर था उसका एक वर्ड मैं उनको बोला कि देखिए आई जस्ट लव योर डॉटर सो मच, तो आई एम जस्ट कीप हर नॉमिनी फॉर हर फ्यूचर, कि उनका फ्यूचर में कोई दिक्कत है। मैंने नहीं भाई, इस नॉमिनी का क्या वैल्यू है, अगर तुम 50% उसके नाम से करते तो मैं समझ पाता कि तुम मेरे बेटी के कौन। ओह अच्छा, उनकी मदर ऐसा मेरे यस, उनका मदर का यही डायलॉग था। तो दैट डे मतलब मेरा दिमाग एकदम क्लियर हो गया कि मेरा जो मन ना आहिस्ता आहिस्ता मन बनता है, आहिस्ता मन टूटता है, आहिस्ता मन अपने आप को प्रिपेयर करता है कि आगे क्या आने वाला है। तो ये जो फ्लैग जो मेरे को पहले 7 दिन से मेरे को दिखना चालू हो गया था, तो मेरे पास और भी क्लियर हो रहा था वो विजन कि क्या होने वाला है। तो बहुत सारा मेरा विक्टिम, अभी भी हम लोगों के पास जो विक्टिम आता है, जो बात करता हूँ मैं या जो भी इससे करता हूँ, कि ये फ्लैग पहचानना बहुत जरूरी है कि कहाँ पर मेरे को स्टॉप करना है, कहाँ पर मेरे को डिसीजन लेना है। तो ऑन दैट डे आई टेक द डिसीजन कि ये जो इनका जो थॉट प्रोसेस है
ये थॉट प्रोसेस मेरे से मैच नहीं कर रहा, ये थॉट प्रोसेस जाके क्लैश करेगा ही करेगा। ठीक है, मैं बैठा साइलेंट, लेकिन मेरा जो अंतरात्मा है ना, ये मेरे को क्लियर होना चालू हो गया था कि ये जो थिंग्स है कि इनका दिमाग इतने नहीं है कि मेरा लड़की का फ्यूचर इसने किया है, इनका दिमाग अभी के फ्यूचर पूरा अभी क्यों नहीं, अभी आधा प्रॉपर्टी इसके नाम से तुमने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं की? तो दैट वाज द थिंकिंग। और मेरे जो फ्लैग थे ये मेरे को एकदम अपने आप को एकदम अंदर से तैयार किया था कि ये आगे नहीं चलेगा। यस यस। तो जीत भाई, आपके ऊपर में उन्होंने किस किस तरीके के केस लगाए? अच्छा, ये मेरे पास तो आई एम वेरी मच हैप्पी कि जो मेरे ऊपर जो तिलक लगाया है, पहला जो तिलक होता है हाँ। ठीक है, फिर जो सजावट होता है जो 125 का क्या बोलते हैं शेरवानी, ठीक है, ये सभी होता है ना। 125 का शेरवानी हुआ, ठीक है, और उसके बाद आपका DP 3x4 हुआ, उसके बाद एग्जीबिशन किया था, उससे डाइवोर्स का केस किया, पीछे 24 किया, मोटी पैकेज जो कंप्लीट था। दूल्हे राजा का जो सजावट में जो पैकेज चाहिए पूरा पैकेज भी कंप्लीट। ओ माय गॉड, पूरा पैकेज। तो मतलब किस स्थिति से आप निकले होंगे और आपने कैसे फाइट किए, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ये तो आदमी कितना परेशान हो जाता है, मतलब जब ये केसेस होते हैं इतने सारे। देखिए, मैं एक चीज बताऊं सर, ये ना पहले अगर हम लोग इसमें मैं मानता हूं ये 90% लॉ, क्योंकि हम लोग जो न्यायालय बोलते हैं, ठीक है, न्याय का आलय, न्याय का घर, तो ठीक है, लेकिन अगर पुरुष सोच ले कि मेरे को इस गेम में जीतना है, इस फाइट में मेरे को जीतना है, ठीक है, तो उसको पहले अपने आप को मेंटली ट्रेन करना। यस। पहले ना मैं 6 साल से, मैं आप जानते हैं मैं सिविलियन फैमिली से रिलेटेड हूँ 6-7 साल से। तो मैं जब भी देखता हूँ पहले तो डिनायल मोड में रहते हैं मेरा मृत्यु में, कि मेरे साथ ये क्यों है, मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप जितना डिनायल मोड में रहेंगे तो अपने आप को ट्रेन करना उतना ही मुश्किल होगा। यस, करेक्ट, क्योंकि ये थोड़ा रीवायरिंग करना है अपने दिमाग को। मेरा जो अप्रोच है, मेरा जो लैंग्वेज है, मेरा जो है, मैंने डिसाइड किया था कि हाँ, मेरे ऊपर जो है, जो भी है, ये है, ये अगर वो सोच लेते कि मेरे साथ ही क्यों, ठीक है, तो आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता। ये एक्सेप्टेंस है, यू हैव टू बी एक्सेप्ट दैट मेरे साथ हुआ है। और मैं और मेरा फैमिली छोड़ के हर एक कोई मेरे अगेंस्ट में काम कर रहा है, ये अपने दिमाग में ये अपना बैठाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात, ठीक है, अपने दिमाग में इस चीज को बैठाना पड़ेगा। कि मैं तो बोलता हूँ कि मैं आपको जस्ट एक शेयर करता हूँ कि आपका जो अपोनेंट पार्टी है ना, वो सबसे कमजोर करी है ये फाइट में, सबसे कमजोर करी। आपका जो पहला नंबर जो दुश्मन होता है ना, वो आप देखा। तो क्योंकि हम लोग, वो चाहती है कि आप डरे, आप डरते हैं, वो चाहती है आप धमकी दे, वो उसके धमकी से आप पीछे हट जाए, आप पीछे हटते हैं। तो एक्चुअली दैट प्रॉब्लम इज स्टार्टिंग फ्रॉम आवर माइंड। तो पहला वाला नंबर जो दुश्मन है वो है हम लोग खुद। अगर मैं अपने दिमाग में बैठा लूं, ठीक है, मैं अगर अपने दिमाग में बैठा लूं कि मैं अगर इसको फाइट करूंगा, तो पहले उस चीज को अपने आप से फाइट करना है।
यस यस यस। अगर अपने अपने आप से फाइट करना है, हम्म ठीक है, तो पहले अपने दिमाग को उसको उसी हिसाब से आपको प्लान करना होगा, उसी हिसाब से आपको प्लान करना होगा, अपने 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 दिमाग को अपने रिवायरिंग करना पड़ेगा। यस ठीक है, अगर आप उसको रिवायरिंग कर दिए, एक बार आपने उसको रिवायरिंग कंप्लीट कर ली है, फिर आपका दूसरा जो दुश्मन होता है ना, वो होता है आपको जो रिलेटिव है। हाँ सही कहा आपने। आपका जो रिलेटिव है, कोई भी चाचू, ताऊ, फूफा, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज दिस काइंड ऑफ रिलेटिव, मैं सच में, मैं एकदम सच बता रहा हूँ, आपके सामने वो आपको दुखा हुएगा, आपके मम्मी को तसल्ली देगा, लेकिन वही आप घर की इंफॉर्मेशन शी और ही विल पास टू द ओपोनेंट पार्टी। करेक्ट करेक्ट। ये दूसरा ठीक है। तीसरा जो दुश्मन होता है वो है आपका खुद का लॉयर। करेक्ट। ठीक है, आप जाएंगे, ये मेरे साथ भी हुआ है, मैं आई बीन कंसल्टेड नियर अबाउट 10 to 12 लॉयर टू शॉर्टलिस्टेड कि कौन किससे मैं बात करूं, कैसा करूं। भाई ये लोग तो बैठा हुआ है, मेरे को बोलने में हर्ज नहीं है, कोई भी हर्ज नहीं है, ये लोग बैठा हुआ है कि आप दूध देने वाली गाय है, ठीक है, तो निचोड़ के कितना भी निचोड़ना है तो इसको ही निचोड़ना है। बराबर बात है। वो पहले जो होता है वो है आपका लॉयर, मतलब अगर आपका सिलेक्शन गलती हुआ तो मैं अगर आप रीवायरिंग से नहीं सोचेंगे तो आपको ये उल्टा लगेगा। लेकिन जो पुलिस है ना, उसका काम है आपको धमकी देना, ये देना, वो देना। लेकिन अगर आपका पहला पॉइंट जहां पर आप खुद स्ट्रॉन्ग हो, ये जो पॉइंट आता है, ये पॉइंट कमजोर होता जाता है। यस। ठीक है, पुलिस के बाद आपका लॉयर हो गया, आपका पुलिस हो गया, उसके बाद जो होता है वो है हमारा जुडिशियल। करेक्ट। हर एक जज का मैं खुला चैलेंज कर सकता हूँ, मेरे को कंटेंट ऑफ कोर्ट कुछ भी हो जाए, हर एक जज उनका प्रमोशन डिपेंड करता है वो कितने लड़की को उसने कॉम्पेंसेशन दिया, कितने लड़की को इंटरव्यू दिया, इसके ऊपर उसका प्रमोशन डिपेंड करता है। ओह माय गॉड, ये उनके ट्रेनिंग में बोला जाता है, इवन दे आर नॉट रेडी टू फाइल 340 अगेंस्ट ओपोनेंट पार्टी ड्यू टू दिस रीजन। ओके, क्योंकि किसी जज ने 340 का ले लिया तो उसका घंटा बन जाएगा, मतलब उसका जिंदगी झंडू बन जाएगा। अच्छा, उसको नहीं मिलेगा आगे जाके प्रमोशन। अच्छा, ये अगर कोई भी किसी भी कोर्ट में चले जाइए, भारत के किसी भी कोर्ट में चले जाइए, बहुत 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 कम जज का जिगरा होता है कि ही विल टेक 340 अगेंस्ट ओपोनेंट पार्टी। वेरी ट्रू। बहुत कम जज, बहुत कम जज। आप एक कोर्ट में अगर मान लीजिए 20 या 25 है, ठीक है, उससे 10% का भी ये जिगरा नहीं होता। एंड मैंने पहले जो बोला था, न्यायालय, न्याय का आलय, न्याय का घर, ठीक है, हम जब बोलते हैं ना भाई तेरे को कोर्ट में देख लेंगे, ठीक है, तो हम लोगों का एक भरोसा होता है कि किसी भी मामले में भरोसा होता है कोर्ट मेरा बात सुनेगा, ठीक है। लेकिन इस केस में, इस चीज में कोर्ट किसी भी पुरुष का और उसके फैमिली का कोई बात नहीं सुनता, एंड दे आर जस्ट बायस्ड एंड बायस्ड। नॉट ओनली दैट, वो जो हम लोगों का आंखों में पट्टी होता है ना, तो पट्टी का एक साइड ना आंख से दिखता है, दूसरा साइड वो बंद रहता है। हाँ, बिल्कुल। हर एक जज, अगर आप परसेंटेज देखेंगे, 10% जज में वो जिगरा नहीं होता है तो वो एक लड़की को अपना न्याय दो। यस शाह जी, आपने हाँ बिल्कुल सही बात कही है और ये बिल्कुल बोल्डली कही है। मैं आपको मतलब शाबाशी देना चाहूंगा कि आपने इस मंच पे आकर के जो सच है वो लोगों को बताने की कोशिश करी है कि जो बाइज्ड लॉज है उसका रीजन क्या है। वो रीजन है जज, वो ही इस तरीके से पट्टी बांध के बैठे हुए हैं कि उन्हें सिर्फ एक तरफ का ही
मतलब लिंग के ऊपर में भेद करते हैं, और वो आंख मीच करके जो अपोनेंट पार्टी है, जो फीमेल है, उसको ही सपोर्ट करते हैं, और उनका प्रमोशन इस बात पे डिपेंड करता है। और यदि वो आदमी को सपोर्ट करते हैं और उसके सपोर्ट में यदि जजमेंट देते हैं, तो उनके दोबारा से उनको तलब किया जाता है और उनको बोला जाता है कि आप 6 महीने की ट्रेनिंग में जाइए, और उनको पूरे फीमेल बेस्ड ट्रेनिंग दी जाती है और बोला जाता है अब आप दोबारा जाइए, ऑर्डर करिए। तो यू आर वेरी करेक्ट जो बात करी एकदम। मैंने जी मैं किसी एडीजी को ये बोलते हुए सुन रहा है कि भाई तू आप क्या मेरा प्रमोशन रुकवा देंगे, एंड दे आर मतलब ये जो इकोसिस्टम है ना, पूरा का पूरा इकोसिस्टम, ठीक है, ये पूरा इकोसिस्टम है कि आपको न्याय कभी नहीं मिलेगा पुरुषों में। थोड़ा बहुत आपको झुंझुना मिल सकता है, झुंझुना समझते हैं ना, झुंझुना आपको मिलेगा, न्याय कभी नहीं मिलेगा। अगर न्याय मिलता तो अतुल तो सही बात है। अगर कोई भी, तो भाई मैं हर एक विक्टिम से मेरा रिक्वेस्ट है, बी वेयरिंग योर ब्रेन। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया चीज बताई है। इनफैक्ट मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछने वाला था लास्ट में, लेकिन आपने उसको अभी ही एड्रेस किया कि आपको दोस्तों इन्होंने जो स्टेप्स बताए हैं वो बहुत जरूरी है। रीवायरिंग, पहले आपको खुद से लड़ना पड़ेगा, खुद को जीतना पड़ेगा। जब आप जीत जाओगे फिर आपके अगले स्टेप पर आपको रिश्तेदारों से जीतना पड़ेगा, फिर पुलिस से, फिर वकील से, और तब जाकर के इन्होंने जो स्टेप्स बताई हैं जबरदस्त बताई हैं। सो साहा जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके ऊपर हालांकि जो केसेस हुए सारे पूरा पैकेज ही था, मतलब कोई भी केस उन्होंने नहीं छोड़ा, तो इन सभी केसों में से सबसे ज्यादा मानसिक प्रताड़ना आपको किस केस ने दी? देखिए, अगर सबसे ज्यादा मानसिक प्रताड़ना बोलेंगे तो दैट वाज ऑब्वियसली मानसिक प्रताड़ना का केस से पहले भी जो लेटर आता है ना, जो लॉयर का लेटर आता है, जो भी आता है ना, वो मेरे फैमिली के ऊपर एक एटम बम की तरह था। ओह माय गॉड। हाँ, अगर मैं बोलूंगा तो हर कोई विक्टिम अपने आप को रिलेट कर पाएगा जी। मेरे पास जब वो लेटर आया, और मैंने जो लेटर को दैट हैज बीन रिटन बाय माय फादर, ओके, और उनके ऊपर ये था कि तो वो ये सब कुछ के खिलाफ था। ये दहेज को बेसिकली जानते हैं आप, बंगाल लिटिल बिट वी आर मैक्सिमम आर दैट टाइम वाज वेरी लेफ्टिस्ट और लेफ्ट रिलेटेड थे ऑन द उन लोगों का कुछ आदर्श होता है, तो मैं भी उसी माहौल में बड़ा हुआ था। बराबर। तो माय फादर वाज ए लेफ्ट आइडियोलॉजी सपोर्टर थे। तो उनके पास जब ये आया, ये सब एलिगेशन का जब उनके पास आया, तो ये उनके लिए बहुत शॉकिंग, बहुत ही शॉकिंग था। एंड इन दिस सर्कमस्टेंसेस आई हैव बीन लॉस्ट माय फादर ड्यू टू ब्रेन स्ट्रोक। मैं उनको हॉस्पिटल तक लेके नहीं जा पाया। ओहो, सो सॉरी। हाँ, तो आप समझ रहे हैं कि ये कितना बड़ा बम होता है एक इज्जतदार फैमिली के ऊपर, जब उनके ये सब एलिगेशन लगता है। तो जब तो फादर इन लॉ अपने बहू को बेटी की तरह मानता था, जब उनके ऊपर ये सब एलिगेशन आता है, तो और मेरे पिताजी बहुत ज्यादा अपना उनकी बात नहीं बोलना चाहते थे, तो वो अंदर ही अंदर घुटने लगे। ओह माय गॉड। और इसके हालात में उनका ब्रेन स्ट्रोक हुआ, और मेरा मतलब ब्रेन स्ट्रोक हुआ और वो चल गए। मतलब मैं उनको, मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है, मैं उनको हॉस्पिटल तक लेके नहीं जा पाया। जब तक एम्बुलेंस आया तब तक सब खत्म। अरे बाप रे। तो देखिए, बाकी सब चीजें रिकवर की जा सकती है, लेकिन आप अपने पिताजी को वापस कहाँ से लाएंगे? और क्या पता इस दुख सदमे नहीं होता तो उनकी जिंदगी और कितनी होती, वो कौन जाने। लेकिन शायद उसकी वजह से मतलब वो मेरे फैमिली के लिए वो बहुत 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 शॉकिंग था। सही बात। Because my father was just like an umbrella to not only my family, for my relatives,
माई जितना भी स्कूल एबिलिटी थे सब कुछ भी हो कि अम्ब्रेला की तरह अच्छा हर कोई उनसे सलाह मशवरा लेता था, सब कुछ सामने, क्योंकि वो जानते थे ये कभी गलत कुछ चला नहीं देंगे। ओके ओके चाहे मदर की साइड से या मेरे मदर की साइड से जितना भी रिलेटिव है, अच्छा जो क्योंकि फादर के अगर कोई सलाह देना है तो वो एकदम सही सलाह दे सकते हैं, क्योंकि वो कोई बायस सलाह नहीं देंगे, वो कोई गलत सलाह नहीं देंगे, वो ऐसा कोई सलाह नहीं देंगे जहाँ से किसी का नुकसान होगा। तो शायद मतलब भगवान अच्छे आदमी को जल्दी ले लेते, इसलिए उनको भी। और लेकिन एज ए सन मेरा जिंदगी भर का ये दुख रहेगा कि मैं उनको लास्ट क्वेश्चन नहीं दे पाया। सही बात है, सही बात है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। रियली एक बहुत बड़ा सदमा रहा होगा आपके लिए उस वक्त। मैं जो उस दिन जब उनकी बॉडी को जब मैं स्पीकर में उठा रहा था, तो मैं उसी टाइम मेरे को पता चल रहा था मैं जब उनको लेकर हॉस्पिटल जाके दौड़ा। मैं आज भी बता रहा हूँ, मैंने मेरा पिताजी मरने के बाद मैंने एक बार भी रोया, एक बार भी मैंने नहीं रोया। लेकिन मेरा वो जो आंसू था वो मेरे खून में आग बन के दौड़ा है। और मैं इसी दिन ठान लिया कि इसका जो अंतिम पर्व है तो नहीं रुकूंगा, चाहे जो भी हो, चाहे कितना टाइम हो, जितना टाइम लगे, ठीक है। और उसी टाइम से, उसी समय से मैंने अपने आप को किया मेरे को ये जंग लड़ना है। वेरी गुड। जीतू या क्योंकि गीता में श्लोक है, अथवा प्राप्त स्वर्गम जितवा भोक्ते सुखम चश्मा उत्कृष्ट संख्या युद्धा कृत निष्ठा। यस, अगर मेरा हार होता है स्वर्ग होगा, अगर इतना तो ये धरती मेरी है, लेकिन इससे ऊपर मेरा काम है इस जंग को लड़ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गीता जो है 18 दिन में कंप्लीट हुआ था, वो द्वापर युग, ये कली युग है, शायद मेरे को 18 साल लड़ना पड़ेगा। लेकिन इसी दिन मैंने डिसाइड किया था कि इसका अंतर जी जी जी। तो जीत भाई हमें ये बताइए कि मतलब आप किन परिस्थितियों से गुजरे होंगे, आपके ऊपर में इतने सारे केस लग गए थे, तो आपको हिम्मत हिम्मत का ही मैं बता रहा हूँ। मेरा पिताजी, आपको बताया मैंने, मेरा पिताजी लक्ष्मी आदमी थे और उनका जो अपना पहनावा जो भी है वो बहुत ही साधारण था। मेरा पिताजी के पास एक ही शर्ट था, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी, बहुत सुंदर, ठीक है। वो लास्ट मतलब वो जो इंसिडेंट हुआ, उनका जो ध्यान हुआ, उनके 2 दिन पहले किसी फंक्शन में वो पहन के गए। अच्छा, ठीक है। मैं 7 साल तक कोर्ट में वो शर्ट पहन के गया, मेरा जितना भी था। अच्छा अच्छा अच्छा, सेम शर्ट, 7 साल एक शर्ट मैं पहन के गया। तो क्योंकि मैं अकेले नहीं था, मेरा पिताजी भी था। बहुत बढ़िया, बहुत ये मेरा हिम्मत उधर का। वेरी गुड। और नॉट ओनली दैट, मैं हर एक विक्टिम को बोलूंगा कि साइकोलॉजिकली भी है कि अगर आप किसी दिन पहले दिन एक शर्ट पहन के जाते हैं या एक टी शर्ट पहन के जाते हैं, तो हर दिन उसी शर्ट को पहन के जाओ, क्योंकि जब भी देखेंगे ना तो वो जज के आंखों में भी वो सेट हो जाओ। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही। अगर आप टी शर्ट पहन के गए या एक व्हाइट शर्ट पहन के गए या पीले कलर का या लाल कलर का जो भी शर्ट आप पहन के जा रहे हैं ना, आप जब हर दिन उस गेट में वो शर्ट पहन के जाओगे ना, तो जज के आंखों में, जज आपके तरफ देखेगा भी नहीं, लेकिन उसके जो नजरिया होता है उसमें आता है कि ये कलर का बंदा वो आ गया, वो कोर्ट में आ गया। जैसे हम बहुत सारा देखते हैं ना, दूर से शर्ट को पहचान जाते हैं,
ये शर्ट तो वही पहनता है। जी जी जी। ठीक है, ये जज पे अगर आप प्रेजेंट हुए कि नहीं हुए, अगर आप जज ने आपको देखा कि नहीं देखा, उसके दिमाग में वो वाला जो शर्ट का या टी शर्ट का जो कलर है ना, वो उसके दिमाग में बैठ जाता है। बिल्कुल सही। दोस्तों बहुत अच्छी, बहुत बहुत बढ़िया टिप दी। शाह जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने किस तरीके से अपने केसेस को फाइट किया, यदि कोई टिप देना चाहें आप, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि अभी सारे केसेस आप खत्म करके आप जीत हासिल कर चुके हैं, करेक्ट? देखिए, पहले जो मैं बता रहा हूँ, आप एक चीज बताइए, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि भाई जो भी प्राइवेट में काम करता है उसके लिए तो बहुत बढ़िया है, और जो गवर्नमेंट करता है उसके लिए बढ़ता है। भाई ये जज जो है ना, वो गवर्नमेंट का नौकर है। हाँ, ठीक है। ये पुलिस जो है वो गवर्नमेंट का नौकर है। तो उसको पता है कि जैसे आप लोगों का प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब हर एक को नौकरी तैयारी होता है, प्यारा होता है, उनको भी प्यारा है, उसका भी प्यारा है। ठीक है, तो जब आपको मारना है ना, तो पहले दिन से इतना बॉम्बार्ड चालू करो, ओके, ये किसी को मतलब आप तक पहुंचने में बहुत सारा सोच समझ के आप तक पहुंचे। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं कोविड-19 के केस, ओके, मैं अरे विक्टिम को बोलूंगा कि वो करो। मेरे पास फोन आया, ये भाई आ जाओ, तो मैं जस्ट पोलाइटली से जस्ट कर दी और पड़ी वाले नहीं। ठीक है, तो जैसे होता है हम लोगों का पुलिस जो होता है, जो ब्रिटिश राज जैसे है, और इस केस में तो उन लोगों को मुर्गा दिखता है। ठीक है, तो मैंने फोन कर दिया, दैट इज एनफ। हेलो, नहीं ये एनफ नहीं है, आप मेरे को पढ़े ना, नहीं मैंने कर दिया। ठीक है, कोई बात। आई जस्ट record the conversation, okay, and I start RTI to the commissioner of police, वहाँ पर जो था पुलिस सुपर जो था, मैंने उसको RTI डाला। I just got phone call, that is the phone number, और आप बताइए कि मेरे पास मेरे दोस्त को क्या सकते थे, ये ठीक है। Then after that I have started to write a letter, because Article 21, Article 40, ये सब तो हम मेन मेरे पास भी है ना। अगर नहीं होता है तो एक काम करो, अगर मेरे पास मेरे फैमिली के ऊपर नहीं है, मेरा मम्मी भी तो वुमेन है ना, तो आप विल स्टार्ट लेटर टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई मेरे को अगर ऐसा नहीं मिल रहा तो आप एक काम कीजिए, अच्छा उनको लॉ सेट करना तो लॉ के खिलाफ है, अब मेरे को शिक्षा नीति का आपने मेरे को परमिशन देना। Very good. So I will start letter to President of India, Prime Minister Office, PM Office, Women Commission, सबको लेटर लिखा। Okay. अगर लेटर लिख के आप रुक गए, मैं लेटर लिखा, मैं ट्रैक किया कि उसके बाद पहुंचा, अगले दिन मैंने RTI कर। अच्छा, ठीक है। जैसे लॉ इन्फोर्समेंट किस सब्जेक्ट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तो चीफ सेक्रेटरी को फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ सेक्रेटरी को फॉरवर्ड कर दिया। अच्छा, ठीक है, जो जितना भी है, जो लॉ मिनिस्टर है, सब ने चीफ सेक्रेटरी को। मैं आज स्टार्टेड लेटर, राइट लेटर टू द चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड कॉपी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लॉ कमिश्नर, सबको कॉपी रख के मैंने फिर RTI मारा। वेरी गुड। तो ये जो होता है ना, आप जान लीजिए, ये जो IO होता है ना, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो जैसे एकदम सही एग्जांपल बता रहा हूँ, वो जो IO होता है, वो एक चापरासी का जो रोल होता है ना, चापरासी जो फोर्थ क्लास स्टाफ होता है ना, उसका औहदा सिस्टम में उतना ही होता है। ओके, अगर उसका बाबू उसके पास पूछ रहा है कि भाई ये केस कहाँ पर है, कुछ भी ना, तो उसका भी कुर्सी मिलता है। तो मेरा ऐसे 10-15 RTI गया। चीफ सेक्रेटरी, अगर चीफ सेक्रेटरी के पास इतना RTI गया, एंड दैट वाज कॉपी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो चीफ सेक्रेटरी का जॉब भी होता है। मैंने गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल को भी मैंने लिखा था, एंड मिस्टर जगदीप धनकर, अच्छा, ही सेंड पुलिस टू माय होम, ओके, इन्वेस्टिगेटेड एंड गेट द रिपोर्ट उसके ऊपर।
मैंने पुलिस वालों का हालत खराब होते हुए देखा है। वेरी गुड। देखिए दोस्तों, इन्होंने जो टिप दी है बहुत। और एक बात बता रहा हूँ, जब मैंने अमित शाह के ऑफिस में उसको आरटीआई डाला, उसका कोई सेक्रेटरी है, आई थिंक मिस्टर अलक सिन्हा बोल के, he called me and उसके बाद ठीक है, आप जानते हैं जितना भी पुलिस सुपर होता है, दे आर द आईपीएस ऑफिसर एंड द आईपीएस ऑफिसर रिपोर्ट द होम मिनिस्ट्री। ठीक है, अमित शाह का लेटर डायरेक्ट पुलिस सुपर के पास गया। अच्छा। एंड द पुलिस सुपर कॉल्ड मी एंड asked me about the case. वेरी गुड। तो पुलिस सुपर कितना दबाव डाला कि वो लोग चार्जशीट फाइल करने से पहले 10 बार सोचे। एंड ऑल्सो पुलिस जो पुलिस सुपर था उसने मेरे ओपोनेंट पार्टी को बुलाया, ओपोनेंट पार्टी का जैसे रोना धोना तक किया, तो द पुलिस सुपर ने उसने बोला कि जाओ भाई एक काम करो, तो तुम्हारे पास जितना बोली है तो तुम्हारे पास इतना जेवर और ये इससे बोल लेती। अच्छा, किससे चार्जशीट जमा किया, क्योंकि मेरे पास प्रिपेयर था कि मैं उस चार्जशीट को मेरे पास 5 आरटीआई रेडी था। अच्छा। आरटीआई बहुत बड़ा हथियार होता है। सही बात है। तो मैं क्रिस्टिन को बोलूंगा इस आरटीआई को, हम लोगों के पास कोई लॉ नहीं है, और लॉ होते भी हुए भी जुडिशियरी हम लोगों का लॉ में अगर देखिएगा 1874 इससे जेंडर न्यूट्रल लॉ, बताइए कौन कितने आपको वारंट पोजीशन मिला है? सही बात। नहीं मिला, नहीं मिल जाता है। आर्टिकल 340 झूठ बोलने के लिए आप बताइए कितने को मिला है? सही बात है। जजेस आर क्विक देयर जजमेंट के जब उसमें लास्ट लिख देता है सबूतों के अभाव में इसको बड़ी किया जाता है। जो दे नेवर राइट, ये गीता केस है, इसके पास कितना भी प्रूफ ये लेके जाओ, वो वही लिखेगा टू सेव द गर्ल, टू सेव द वुमन। और ये जो एक्सटॉर्शन का जो बिजनेस है जिसमें लॉयर, जजेस सब मिले हुए हैं। सही बात है। कि जजेस उसका कर लेता है, हाँ 28 लाख तो दिया नहीं, 28 लाख तो देना पड़ेगा, ये सब मांडवाली है, तो मांडवाली है ना, और क्या गलत चीज का। बिल्कुल सही बात है, गलत चीज का मांडवाली कर रहा है वो लोग। काला कोट पहन के ये सब पहन के मांडवाली कर रहा है वो लोग। वो हाई कोर्ट का लोअर कोर्ट में छोटा मांडवाली होता है, जिसके कारण अतुल को जान देना पड़ा। 5 लाख का मांडवाली से चल रहा था। यस, ठीक है। और हाई कोर्ट में 28 लाख 30 लाख, सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो 1 करोड़ 2 करोड़ का मांडवाली होता है। 12 करोड़ का डिमांड किया है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उसका मांडवाली करेगा। यस, यही होता है। बिल्कुल सही। और आज के डेट में ये जो लाइव जो हो रहा है ना टेलीकास्ट, उससे पता चलता है कि मांडवाली का तरफ सोचना होता है। ये लोग मांडवाली कराते हैं। और अगर आप देखेंगे डाटा, दैट इज 28,000 करोड़ इंडस्ट्री। अच्छा, 28,000 करोड़ का इंडस्ट्री है ये। बाप रे, बिग नंबर। इससे कॉमन थिंग आपके लॉयर को 10% कट मिलेगा, अपोनेंट पार्टी के लॉयर को 15% का कट मिलेगा। बाकी जो बैलेंस है वो अपोनेंट पार्टी के पास जाएगा। अच्छा। इसको कोई सबूत नहीं है। सबूत भाई कोई भी मेरे ऊपर कंप्लेंट केस कर सकता है, कोई भी जज कर सकता है, मेरे को कुछ आता जाता नहीं है। यही अलिखित यही वाला रूल चलता है कोर्ट में। बराबर। जज के नीचे ये लोग सब अपने आप को सब क्या बोलते हैं, जुडिशरी का परपोता पोता सब बोलता है जज में। इसके नीचे बैठ के उसका पेशकार पीट लेता है। पागलपुर का रहता है, डेट चेंज करता है वो लोग, अपन पार्टी को चांस देता है। सही है। नोटिस सर्व करता है। ये कौन करता है? ये जज बोलेगा भाई दैट इज अ स्टेट स्टाफ, दैट इज नॉट द स्टाफ ऑफ जुडिशियल। यस, स्टेट हम लोगों को दिया है करने के लिए। हम लोग तो भाई एकदम दूध से धुले हुए भाई। अगर एज ए सीनियर सिटीजन तुमको पता नहीं है कि तुम्हारा कोर्ट में क्या चलता है, कितना मांडवाली चलता है। बिल्कुल सही जीत भाई। इनफैक्ट
हम समझ सकते हैं कि आप किस किस तरीकों से कैसे निकले होंगे और किस तरीके की मानसिक स्थिति रही होगी आपके घर पे, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से बहुत आपने स्ट्रगल किए होंगे। और अल्टीमेटली आज की डेट में आपकी क्या पोजीशन है? आज हम यदि बात करें सारे केसों को तो अभी क्या स्थिति है? तो मैं बोलूंगा आज के डेट में मेरा हम लोगों का 5 करोड़ का केस पेंडिंग है इनको। अच्छा, ठीक है, 5 करोड़ का कोर्ट केस पेंडिंग है, लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक 5 करोड़ का केस पेंडिंग है। अच्छा, अगर आप देख लीजिएगा किसके इसमें कोई फिल्टर नहीं है, कोई भी केस लगा सकता है और ये केस बढ़ेगा, ये कभी खत्म नहीं है। हाँ, तो बढ़ेगा, आज 5 करोड़ से 5 करोड़ बनेगा, 5 करोड़ बनेगा। भारत में विकास केस करने के लिए, फैमिली वाला केस करने के लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं होता है। जैसे सरबजीत का था ना, दिल्ली का दरिंदा बना दिया था उसको, वो लड़की केस करके कनाडा चली गई। उसके बाद उसका सरबजीत ने उसका प्रूफ लाया, उसके बगल में कोई स्पीकर में था कोई पर्सन, वो सरबजीत के सपोर्ट में आके गवाही देने के लिए रेडी था। जज ने गवाही नहीं लिया टू सेव दैट गर्ल। यस, करेक्ट करेक्ट, टू सेव दैट गर्ल जज ने गवाही नहीं लिया और उसके बाद सरबजीत को वो लिख दिया कि सबूतों के अभाव में अब उसको बरी किया जाता है। सरबजीत का कैरियर खत्म हो गया। करेक्ट इस करेक्ट, बंदे ने 6 साल कोर्ट में घिसे, उसका कैरियर बर्बाद हो गया। और भारत में हजारों, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मेरा जितना पढ़ाई लिखा ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं आज बहुत बड़े पोजीशन में रहता यूट्यूब मेरा केस के चलते मेरे को अपने कैरियर से समझौता करना पड़ा। सही बात है, क्योंकि मेरे को छुट्टी इतना लेना पड़ता था, मेरे को इतना टाइम लेना पड़ता था। अगर मैं किसी जगह पे जाऊँ, वहाँ पर सेट हूँ, यहाँ पर हूँ, मेरे को इतना छुट्टी नहीं मिलेगा। तो आई विल स्पेंड मच लेसर सैलरी, और मैं कहीं पर मूव नहीं कर पाया क्योंकि मैं जहाँ पर कम सैलरी में काम करता था वहां से मेरे को छुट्टी मिलता था मेरे को मेरा केस लड़ने के लिए। मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, उसके साथ मेरा जो सिमिलर मेरा दोस्त लोग है, दे हैव गॉट द मच हायर पोस्ट। ओके ओके, बस मेरा टैलेंट को मैं सिर्फ जुडिशरी से यही बोलूंगा, मेरा जितना भी सिस्टम इससे बोलूंगा, इससे अच्छा कुछ नहीं हो रहा है। एक बंदे को मैं देखता था जो 2000 इन IT, 2000 इन अदर फील्ड, 2000 इन एजुकेशन फील्ड, वो लोग अपना जो टैलेंट है वो बर्बाद कर रहा है कोर्ट में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत जो अपना आर्थिक प्रगति मानता है, उसमें कौन कंट्रीब्यूट करता है? मैं मानता हूँ वुमेन भी कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज मेन का ज्यादा है। और उसी मेन का है। और इसमें जो विक्टिम जो होता है ना, वो सब एजुकेटेड, हायर एजुकेटेड जो बंदा होता है, जैसे अतुल सुभाष बोलिए ना, इतना बड़ा टैलेंट, वो अगर जिंदा रहता तो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या नहीं कर सकता इंडिया। बिल्कुल सही बात है, ये तो बर्बाद हो गया ना। आज अगर वो कुछ भी करता है, वो तो दुनिया के लिए पॉजिटिव होता ना, देश के लिए होता, लेकिन वो बर्बाद है। ऐसे हजारों अतुल सुभाष है जो अपनी जिंदगी का टैलेंट, अपना टाइमिंग जो है वो इस जुडिशियरी के चक्कर में बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बड़ा टैलेंट है उसका वेस्ट हो रहा है, उसका जो मतलब टैलेंट है उसका मिसयूज हो रहा है, और कई सारे टैलेंट को तो हम जिंदगी भर के लिए खो देते हैं। वे बेचारे इतनी मानसिक प्रताड़ना में आते हैं कि वे उनको और कोई रास्ता ही नहीं सूझता है। और कई लोग तो बड़े आते हैं। हाँ जी, हर कोई जीत में होता है, हर कोई ऐसा नहीं करेगा कि मतलब मैं भी अपना करियर मैंने अपना भी कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन मेरे को दुख लगता है कि जब मेरे से भी अच्छा कोई पढ़ा लिखा आदमी, कोई जिससे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा पर्सन मच मोर इंटेलिजेंट देन मी, वो उसके दिखता हूँ जब चक्कर लगा रहा है। यस, तो ये एसेट का बर्बादी, ये जो ह्यूमन एसेट है इसका बर्बादी हो रहा है ड्यू टू आवर जुडिशियरी, ड्यू टू आवर जजेस। 100% जजेस, 100%
फॉर आवर जजेस। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। आपकी आदमी अगर रास्ते में भी लड़ाई करता है ना, कोई भी लड़ाई करता है तो उसको अगर उसका बात कोई प्रशासन नहीं सुनेगा, उसका बात कोई समाज नहीं सुनेगा, वो जानता है कि कोई भी इंसान, आदमी ने बोला कोई भी इंसान, तो उसका लास्ट है उसका बात कोर्ट सुनेगा। लेकिन ये सब मामले में कोर्ट सुनता नहीं है, 0% सुनता है, 0% सुनता है। हमारा जुडिशियरी 0% सुनता है नहीं। अगर हमारा जो हम लोगों के पास जो प्रूफ रहता है, हम लोगों के पास जो कुछ रहता है, अगर जुडिशियरी एक बार भी देख ले ना, तो ये और जुडिशियरी चेक ले। अब बताइए कितना 498 का यहाँ पर जुडिशियरी लिखा है जजमेंट में फॉल्स केस, और उस केस फॉल्स लिखने के बाद भी उसको 500 रुपए का जुर्माना। इट इज जस्ट ए जोकर पोजीशन। बहुत बड़ी नाइंसाफी है। 500 रुपए का जुर्माना जो आदमी जीत रहा है, एक आईपीएस ऑफिसर, आप सुप्रीम कोर्ट का सुनिए देखिए कितना है। क्या आईपीएस ऑफिसर अपना हस्बैंड को, अपना ससुर को जेल पे रखा 109 दिन के लिए, उसके बाद फिर उसको, मतलब एक मजेदार किस्सा, मतलब उसको वो सिर्फ पेपर में ऐड देने देगा, पेपर में अपना ये कर देगा। पावर नहीं है आईपीएस ऑफिसर के ऊपर स्टेप लेने के लिए, जो अपना पद का मिसयूज करता है। तो ये सब तो क्या होता है, ये सब जो मतलब कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में होता है। सही बात है, सही बात है। मजाक बना रखा है देश के कानून को, और ये चंद कुछ लोग हैं जो इस तरीके से ये सब चीजों को बर्बाद कर रहे हैं। और आपने जैसा बताया कि ह्यूमन टैलेंट जो हमारा सबसे बड़ा एसेट है भारत सरकार, जो आज अमृतकाल महोत्सव मनाने की बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं, तो यदि ये सब कुछ का दारोमदार एक आदमी के ऊपर में है, और यदि आदमी को मानसिक शांति नहीं होगी, इस तरीके से झूठे केसेस में फंसता रहेगा, तो ऐसे ही अतुल सुभाष इस दुनिया से, इस भारत से निकलते रहेंगे, टैलेंट हमारा निकलता रहेगा। जीत जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों को क्या राय देना चाहेंगे, यदि आप 2-3 टिप्स देना चाहें कि किस तरीके से सिस्टम से फेल होने से बचें। देखिए, मैं तो एक चीज बोलूंगा, पहले मैं जो भी बोलता हूँ भाई, सिस्टम तो मैं पहले साइकोलॉजिकली मैं बता रहा हूँ कि इस केस को ना जिंदगी बना, अपना जिंदगी है। मैं अपना एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आज जब मेरा केस स्टार्ट हुआ था, आई वॉज नियर अबाउट 85-86 kg, डिप्रेशन जो भी है उसके चलते। नाउ आई एम 65, आई हैव बीन लॉस्ट माय 20 kg। तो मैंने अपने हेल्थ पे ध्यान दिया, क्योंकि मेरे को जंग जीतना है ना, जंग जीतने के लिए अपना जो फिजिक है उसको एकदम सही रखना है। ये मैं ना आई बीन स्टार्टेड गाना, मैं ध्यान लगाना चालू किया, क्योंकि मेरे को कंसंट्रेट करना है कोर्ट के अंदर। गुड। ठीक है। और मैं कभी पहले अगर पार्टी वार्टी में भी जाता था, मैंने वो सब बंद किया। अच्छा। लेट नाइट खाना बंद किया। मैंने अपने आप को तैयार किया, मेरे को 18 साल तक केस से फाइट करना है, और आप लोगों की, माँ बाप की आशीर्वाद से मेरा केस पहले खत्म होता है। लेकिन आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर 80 years फाइट मिनिमम, चाहे कुछ भी हो। तो मैं सबसे बोलूंगा कि भाई इसको, इस केस को जिंदगी मत बनाओ, ये जिंदगी का पार्ट है। यस। कि अगर तुम्हारा 30 साल की उम्र में हुआ है, 30 साल के पहले भी तुम थे इस दुनिया में थे। यस। तुम उस जिंदगी को, जिसको तुमसे अच्छा लगता था, जो तुम्हारा हॉबी था, जो भी था, उसको तुम भूलो मत। अगर तुम अपने आप को भूल जाओगे तो दुनिया तुम्हें। वेरी करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसी हिसाब से इस केस को पार्ट ऑफ द लाइफ देखें। और हाँ, इस चीज में मैं सबको बताऊंगा कि एक कहावत है, नजर हटी तो दुर्घटना घटी, लेकिन नजर किसके पर। आपको मैं छोटा सा एक टिप देना चाहता हूँ कि सब मेरे विषय लागे को, एक तो अपना केस का जो डेट है वो मिल सकता, घोड़ा घास
आज से दोस्ती करेगा तो बुरा खाएगा, सही तो आप बात। भाग हम्म। सकते। तो चाहे मेरा बाप भी मेरा लॉयर बन जाता तो मैं उसको भी हम्म। आई कैन डिपेंड, हम्म। मैं उसके ऊपर मेरे को डिपेंड करना है, तो Yes. उसको पास नहीं करना है। हम्म। ये तो नंबर 1 है। हम्म। दूसरा, मैंने पहले जो बताया था कि जो जब भी कोर्ट में जाओगे तुम्हारा हर दिन का पहना हुआ सेम होना चाहिए, वेरी करेक्ट, वेरी गुड। ये जज का अपने सेटल। हम्म। दूसरा, केस में जाके अपना कान हम्म। और आंख हम्म। दोनों को एकदम, ओके। चाहे क्या जज का छोटा वर्ड भी तुम्हारे कान पर, अच्छा। ठीक है। हम्म। बाकी जो है कोर्ट में तुम जाओगे, यू आर द विक्टिम, हम्म। डोंट बी एग्रेसिव, ओके। डोंट बी एग्रेसिव इन फ्रंट ऑफ द जज। हम्म। तुम्हारा वॉइस जो होगा वो हम्म। प्रॉम्प्ट होगा, पोलाइट होगा, ओके। और तुम्हारे पास अपने केस का हर एक लाइन का डिटेल्स होना चाहिए, हर एक लाइन अच्छा। अपने केस को। जैसे हम लोगों का बचपन में बोला जाता था, हम लोग जो पढ़ते थे टीचर भी बोलते थे, मंडवा भी बोलते, अगर मैथ का कोई क्वेश्चन होगा तो तुम मैथ के क्वेश्चन को कितनी बार पढ़ो तो उधर से तुम्हारा आंसर निकल के आ जाए। तो हम लोगों का केस भी ऐसा ही है कि तुम अपने केस को इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, तो उधर से तुमको सॉल्यूशन। और एक चीज जान लो, ये गीता में भी लिखा हुआ है, और मैं बहुत 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 उसको, मेरा कहीं जाने के बाद मैं बहुत उसको फॉलो करता हूँ, सकता हूँ। लेकिन वो तक पहुंचने के लिए ये जो सुरंग होता है ना, सुरंग के बहुत दूर छोटा सा एक रोशनी दिखाई देता है, लेकिन उस रोशनी तक पहुंचने के लिए अपने आप को मेंटली और फिजिकली अपने आप को तैयार रखो। वेरी गुड। देखो वो किसी के लिए 5 साल हो सकता है, किसी के लिए 4 साल हो सकता है, किसी के लिए 6 साल हो सकता है, किसी के लिए 10 साल हो सकता है, सही बात। लेकिन रोशनी तुम तक आएगा। और तुमको इधर तक पहुंचने के लिए फिजिकली और मेंटली तुमको अपने आप को प्रिपेयर करके रखना। बराबर। और मैं हर एक विक्टिम भाई को बोलूंगा कि अगर इसके बारे में है, कम से कम 3 फाइल तुम्हारे पास होना चाहिए। एक जो मतलब जो भी होता है, बोलता है ना मेरा लॉयर कुछ नहीं देखता, बिकॉज यू आर द कस्टमर। ओके। ये प्रोफेशन है ना इनका, ये डॉक्टर का जैसे प्रोफेशन होता है, ठीक है, लॉयर के भी प्रोफेशन है ये। यस। यू आर जस्ट ए कस्टमर, यू आर द कस्टमर टू हिम, ठीक है। तो वो अपना कस्टमर से जो पैसा मिलता है, वो जाके संडे को मटन चिकन मील को लेकर घूमने जाता है, बताओ तो उसी दिन छोड़ेगा जिस दिन उसको वो 10% कट कर गुस्सा आ जाए। तो अपने केस के समझे वो तुम्हारा केस। यस। और लॉयर के पास तुम्हारे जैसा मतलब बहुत सारा है जहाँ से तुम्हें जस्ट सोर्स ऑफ इनकम है, जो एकदम जिंदगी का पक्का ही है। कोई भी लड़के, कोई भी लॉयर, मेरा दोस्त है, ये है वो है, सब कुछ है, दोस्तों तो बहुत अच्छा है, लेकिन दैट इज आवर और प्रोफेशन। यस। ये चीज को जान लो, यू शुड डिपेंड ऑन मी। Yes. मैं ये नहीं बोलूंगा कि लॉयर सब गलत होते हैं, बहुत सारे अच्छे लॉयर होते हैं, ठीक है, लेकिन किसी भी लॉयर के ऊपर आग बन के बहुत डिपेंड ऑन मी। तो हम लोगों का एज ए लॉयर, इज ए कोर्ट ऑफिसर, वो तुम्हारा वॉइस कोर्ट को बोलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो तुम्हारा वॉइस को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के कमजोर करके कहीं पर भी कहीं इतना जोर से बोल दे कि वो तुम्हारे इवेस्ट पर आ जाए। तो वो कंट्रोल तुमको सीखना है। वेरी गुड। और इसी मैं तहत बोल रहा हूँ, अगर ये तुमको सीखना है ना, तो तुमको पहले एक नंबर पे कॉल करना है, 498 जो इसका टोल फ्री नंबर है। वेरी गुड। ये
SIF इज द ओनली एनजीओ जिसके अम्ब्रेला की तरफ, जैसे कलकत्ता में हृदय है, जैसे मुंबई में वास्तव है, आपका दिल्ली में न्यू वेलफेयर ट्रस्ट है, चंडीगढ़ में SIF चंडीगढ़ है, पूरा भारत भर में SIF के अंदर में बहुत सारा एनजीओ है। जैसे मैं हृदय से रिलेटेड हूँ, कलकत्ता में 888-498-498। हम लोग लॉ नहीं चेंज कर सकते, बट लॉ कैसे हमारे हिसाब से हम लॉयर से बात कर सकते। हम लोग हर संडे फिजिकल मीटिंग करते हैं कलकत्ता में। वेरी गुड। फिजिकल मीटिंग से कोई भी आ सकता है हर जगह, एंड वी आर डूइंग फ्री ऑफ कॉस्ट। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मैंने जितना उम्र दिया है, मैं जब सोसाइटी से लिया हूँ, तो दैट इज द टाइम टू सेल्फलेसली रिटर्न दैट बेनिफिट टू द सोसाइटी। बहुत बढ़िया। विदाउट एनी मनी हम लोग सेल्फ फंडेड है। हम लोग अपने तरफ से ये करते हैं, हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि हाउ टू बिकम द साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग, और कैसे आप इस एप्रोच को हैंडल कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि आगे जाके कोई अतिव्यवस्था इंसिडेंट ना हो इंडिया में। बहुत बहुत बढ़िया। इसके लिए आपको भी हम लोगों की तरफ पूरा कदम बढ़ाना होगा। बिल्कुल सही। जीत जी, आपने जो है मतलब अपनी लड़ाई को खुद नहीं लड़ा, आपने सपोर्ट लेकर के कई सारे लोगों को सपोर्ट किया, और आज आप जिस तरीके से आपने बताया, मतलब मैं तो बोलना चाहूंगा कि बंगाली होकर के आप बढ़िया हिंदी के अंदर में आपने चीजों को सरल तरीके से बताया, और वो सारी चीजें हाइपोथेटिकल नहीं है, थ्योरेटिकल भी नहीं है, प्रैक्टिकल जो आपने फाइट किया है उसके अकॉर्डिंग जो आपने टिप्स दिए हैं, बहुत ही जबरदस्त टिप्स दिए हैं। तो मैं आपका अंत में धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने जो है इतने सारे लोगों के लिए सपोर्ट के लिए आपने एक नंबर भी बताया जो अक्रॉस इंडिया में चलता है। तो अंत में कोई एक सेंटेंस बोलना चाहें तो प्लीज बताएं। ये जंग नहीं आसान, आपका रंजा है। यस, खत्म करना चाहता हूँ। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद जीत भाई कि आपने समय निकाला और अपनी कहानी को लोगों के सामने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने जो ये इनिशिएटिव लिया है उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई हो आपको। और मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से और भी ये मैसेज अपने समाज के एकदम हर तरफ फैले कि हम लोग सब साथ हैं, और हम लोग अगर लड़ाई करेंगे तो हम लोग जीतेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नए चेहरे के साथ में और एक नई कहानी के साथ। और यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। और हाँ, मुझे पता है कि आप में से कई लोगों के मैसेजेस आते हैं और कई लोग ट्रोल करते हैं कि भाई आपका नया एपिसोड कब आने वाला है, कौन से दिन आने वाला है। तो मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, हमारा एपिसोड हर दूसरे शनिवार और हर चौथे शनिवार को आता है, यानी महीने में 2 बार आता है, सेकेंड सैटरडे एंड फोर्थ सैटरडे को। तो सेकेंड सैटरडे एंड फोर्थ सैटरडे को 8 o'clock पे आप ट्यून इन कर सकते हैं। एक नए गेस्ट के साथ में, एक नई कहानी के साथ में हम फिर से उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।